23 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस ने मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, आज हम उन सबको एक एक करके देखने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन मैथ का है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक टेबल वाला क्वेश्चन है। क्या दे रखा, एक स्कूल में कक्षा 11 के छात्रों के 4 सेक्शन ABCD हैं और यहाँ पर उसने टेबल बना के दिया है कि दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण मतलब फेल दिए हैं, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण दिए हैं, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण दिए हैं, और फिर दिया उसने दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में दे दिए। क्वेश्चन है दोनों परीक्षाओं में किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहां पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात कर रहा तो जो सेक्शन ए है उसमें टोटल छात्र हैं कितने, 28 + 14 + 6 + 64, सबको जोड़ दो यार, ठीक है। 14 और 6 20, 20 और 64 हो गए 84, 84 को जोड़ दो 28 में, 84 को जोड़ना है हमें 28 में। तो 8 4 12 का 2 का हासिल को 1, 8 तो 10 और 1 11, 112 यहाँ पे हैं किसमें है, पहले ए सेक्शन में। अब बी में टोटल देख लो भाई, 23 12 17 और यहाँ पे है 55, ठीक है भाई। तो 5 7 12, 12 और 2 14 और 3 17 का 7 का हासिल को 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10, 107 है बी में। सी की बात करेंगे तो यहाँ जाएगा भैया 17 + 8 + 9 + 46, 8 और 9 17 17 34, 34 और 46 जोड़ दो तो 80 हो गए, 34 और 46 80, ठीक है। और अब आए सेक्शन डी की बात। डी में कितने हैं, 27 13 15 और यहाँ पे हैं 76, ठीक है। तो यहाँ पे 7 3 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 2 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 7 13, ठीक है भाई। अब लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन करा था उसने कहा था दोनों परीक्षाओं में किस सेक्शन में सर्वाधिक प्रतिशत जो है, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक कौन सा है। अब ये उत्तीर्ण की संख्या, ये टोटल की संख्या। अगर मैं ए का परसेंटेज देखूं तो 64 पास हैं दोनों में, परसेंटेज के लिए 100 लगाऊंगा और बटे लिखूंगा 112, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहां इसे काटना चाहूं तो 8 × 2 64, 8 से कट रहा गया, 8 × 8 3 बच गया, 8 चौक 32, 2 से काट दिया तो यहाँ पे 4 बार कटा और 2 से काट दिया यहाँ पे 7 बार, तो 400 बटे 7 का मतलब 7 पंजे 35, 5 बचे 50 हुए, 7 7 49, तो लगभग जो है 57% के आसपास यहाँ पर बात बनेगी। आगे मैंने इसलिए छोड़ दिया अभी कि देखेंगे पॉइंट में आ रहा या नहीं, मतलब पता लगा 57 किसी और में भी आ गया तो फिर हमें पॉइंट की संख्या भी हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे 55 पास है दोनों में, परसेंटेज का 100 लगाया और बटे 107, कुछ नहीं कर सकते, 5500 बटे 107 ही करना पड़ेगा। तो 5500 को मुझे भाग करना किससे भैया, 107, तो 5 बार माननी चल जाएगी, 5 7 35, कितना आया 15 0, ठीक है। अब एक बार चलेगी, इसका मतलब इसमें तो ये तो बाहर हो लिया, यो मैदान से बाहर है, सेक्शन बी तो बाहर हो लिया क्योंकि पहले वाला 57 में 51 नहीं आया, उसे तो ज्यादा परसेंटेज चाहिए। फिर हम सेक्शन बी की तरफ गए, वहां 46 दोनों में पास है गुणा 100 और बटे क्या कर देंगे हम 80, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 2 दूनी 4 और 23 दूनी 40, 23 पंजे 115 बटे 2, तो कितना आया भाई, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 2 पंजे 10। अब देखो 57 आ गया तो हमें इसमें भी आगे जाना पड़ेगा, इसमें भी आगे जाना पड़ेगा। कहां तक आगे थी बात, 7 पंजे 35 और 7 7 49, 1 बज गया था, हो गए थे 10 और 7 एकम 7, इसका मतलब अब यो भी मैदान से बाहर, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा डी। अब डी की अगर हम बात करें तो डी के लिए क्या हो जाएगा भाई, डी का परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 76 है गुणा 100 और बटे हो जाएगा भाई 131, तो कुल मिला के 7600 को मुझे भाग करना पड़ेगा किससे, 131 से। 5 बारी चलेगी, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, कितना बचा 5, 15, वो 5 में से 5 गए 0, यहाँ आ गया 1, 105 आ गया, 0 लगा लो जी, ठीक है। अब 13 7 91, 7 बारी चलती लग रही,
7 एकम 7, 13 7 91, ठीक है, 13 8 104, 8 104 भी चल जाएगा भाई, 13 8 104, तो 8 एकम 8 और 104। अब आगे कुछ भी आ रहा हो, लेकिन यो आ गया 58 पॉइंट कुछ होगा, तो यो है 57.5, तो यो भी गया, तो उत्तर क्या बना? डी। जो सेक्शन डी है वहां पे दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये बताना। तो देखो 2020 में जो चाय थी वो लगभग जो है 12.5, जो किस में दे रखी है इन्होंने, मतलब यो लाख में भी हो सके, हजार में भी, लेकिन इसने केवल संख्या दी। एक तरह से ग्राफ के आधार पर चाय जो है वो लास्ट वाला है, जो ज्यादा डार्क हो रहा है वो वाला कॉलम है चाय का। तो 2020 है, 21 है, 22 है और 23 है। तो 2021 में 10 और 15 के बीच में दिया, तो 12.5 ठीक थी। 2021 में हुई 15, 2022 में 15 और 20 के बीच में दिया, तो वैसे तो बिल्कुल बीचों बीच तो आ नहीं रहा हो, लगभग वो थोड़ा सा नीचे आ रहा, तो ये मान के चल सको वो 17 पे है वहां पे, या 17.5 ही हम लगा के चलें, तो आगे जो है फिर वो किस पे जा रहा भैया? 20 पे। मतलब ये मान के चलो 2020, 2021, 2022 और 2023, तो यहाँ पे थी 12.5, यहाँ होगी 15, यहाँ होगी 17.5 और यहाँ होगी 20, ऐसा मान के चलो इसे, ठीक है। लगभग थोड़ा सा हमें, क्योंकि एक्यूरेट इसने संख्या नहीं दी, एक लगभग में हम देख लेंगे, जिसके नजदीक आ रहा होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। बढ़ हर जगह 2.5 रहा, बढ़ हर जगह 2.5 रहा, ये मान के चलो, ठीक है। तो पहले यहां पर वृद्धि देखें, 2.5 की वृद्धि जो हो रही वो 12.5 पर हो रही, ठीक है। तो 25 में 125, तो ये 20% आ गया। दूसरा देखें, 2.5 की जो वृद्धि हो रही वो 15 पर हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हटाया, तो 5 या 15 और 5 5 25, तो 50/3, मतलब 16 सही 2/3। वैसे यही सबसे ज्यादा होगी, क्यों आओगी? क्योंकि जो बढ़ रही वो तो 2.5 बढ़ रहा, बटे में संख्या जिसमें ज्यादा होगी वही वैल्यू ज्यादा होगी, वो सॉरी कम होगी, जिसमें बटे में सबसे कम वैल्यू जिसमें होगी वो संख्या ज्यादा होगी, और इससे कम कुछ आ नहीं सकता। 12.5 फिर 15 आया, फिर 17.5 होगा, तो इसका मतलब जो है जो सबसे ज्यादा है वो 20% बनना चाहिए यहाँ पर उत्तर, और 20% इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर यो थोड़ा सा क्लियर कर दे, जो निशान लगा के देवे कि यहाँ पर संख्या यो है, तो और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाए इसमें, लेकिन अभी लगभग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यो सही बनेगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन इसमें है, जो मैथ का अगला क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 34। उसने कहा कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपए थी। हालांकि 4 छात्र नहीं गए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूं तो 96 रुपए खर्चा होना था, ठीक है। आदमी जो भी थे हमने मान लिया x आदमी थे, अब गए 4 कम, तो इसका मतलब गए कितने? x-4, यो भी 1 का आ गया, जो जाने वाले हैं उनका खर्चा 1 का, ये जाने वाले जो थे उनका 1 का खर्चा, इसमें से घटाऊं तो जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा वो आ गया। एक आदमी पे जो एक्स्ट्रा लोड पड़ा वो कितने रुपए का पड़ रहा है? 4 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। 96 को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ एलसीएम लिया x इंटू x-4, इसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई करी, ठीक है, और बराबर 4। तो 4 से हमने काट दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ नहीं कटने का भाई, ये गलत काट रहे हैं हम। 4 से वो कटेगा 24 चौका 96, 24 चौका 96, x से चला जाएगा। अब कट सका था वो x कट गया, अब कट सका था 24 चौका 96 बराबर हो गया x इंटू x-4। अब हमें या तो द्विघात बना लो या x की वैल्यू पुट करके रख देख लो कि कहाँ पे 96 आ रहा। अगर मैं x की वैल्यू 12 रख दूं यहाँ, तो यहाँ तो 12 होगा और यहाँ होगा 12 में 4 गए 8, 12 अट्ठे बात बढ़नी। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 12। लेकिन उसने पूछा क्या था, ये देखने वाली बात है। उसने अगर ये पूछा कि कितने जाने थे तो 12 जाने थे, और वो पूछ रहा कितने गए तो 12 में से 4 गए 8 जाएंगे। फिर
तो उसने कहा यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, भाग लेने वाले छात्रों की संख्या तो ये होती, ठीक है, कितने जाने थे, तो 12 जाने थे, और जितनों ने भाग लिया मतलब जो यात्रा में गए वो तो 4 कम गए, तो 4 कम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें भाई, क्या है, ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है और इससे आगे लगातार अब मैथ के ही क्वेश्चन आने हैं। यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे बाजार में गए और वहां पे जो बेच रहा है फल, जो वो कर रहा है काम, वही हमें करना। 6 आमों की कीमत 90 रुपए, तो एक आम की कीमत कितनी होगी, 15 रुपए। एक आम जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा भैया, 15 के, क्योंकि 90/6 कर दें, और हमें चाहिए 10 आम की कीमत। तो भाई इससे आसान कुछ हो सकेगा कि 10 की गुणा हम 15 में कर देंगे, कितना आ गया, 150 रुपये। 150 रुपये इसका उत्तर आ गया। बताओ, बालकों वाला क्वेश्चन पूछ लिया है इसने, ठीक है, कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान भी आ जाए। 39वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। जैसे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी, मतलब मूलधन हमें बताना है। दर 5% है, दर जो है वो 5% है। अगर 5% का मैं फ्रैक्शन बदलूं, अगर मैं भिन्न में बदलूं तो बनेगा 5/100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 1/20। मतलब पहले साल जो 20 रुपए थे वो हो गए 21, पहले साल 20 रुपए क्या हो गए, 21। अब जब दूसरे साल की बात करेंगे तो वर्क करेंगे, ये हो गए 400 और ये होंगे 441, ठीक है। अब ये जो बनेगी किस्त, सपोज करो 441 रुपए की किस्त है, तो यहां भी 441, क्योंकि किस्त हर साल के बराबर होगी, तो इसे मुझे गुणा करनी पड़ेगी 21 से, तो 21 से दोनों में गुणा करी जाएगी, फिर 21 दूनी 42, ये हो गए 420 और ये 441, तो टोटल धन कितना हो जाएगा, 0 2 4 4 8। ये तो है आपका मूलधन, और ये जो 441 है ना, ये है किस्त। पहले साल की किस्त भी हमने 441 बना ली और दूसरे साल की भी किस्त हमने 441 बना ली, लेकिन उसने क्वेश्चन में दी जो किस्त वो 1764 रुपए थी, तो 1764 बराबर है 441 के। 820 बराबर जो होगा वो होगा मूलधन के, मतलब पी के। कितनी बार कटेगा भाई, 4 बार कटेगा, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 0, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो 3280 रुपए जो है मूलधन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्या है भाई, सी और बी एक कार्य को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। बी ने शेष कार्य को करने में कितना समय लिया, मतलब कितने दिन उसे लगे। देखो सी जो है किसी काम को कर रहा 18 दिन में और बी जो है उसी काम को कर रहा है 24 दिन में, तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई, इनका लघुत्तम कितना होगा, 18 और 24 का जो लघुत्तम होगा वो होगा 72। 18 चौक 72 और 24 दिया हो गया 72। 18 चौक 72 और 24 दिया हो गया 72। उन्होंने कहा उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम करा और फिर सी चला गया, तो 8 दिन तक तो दोनों ने काम करा। अब टोटल काम है एक तरह से 72, टोटल काम है एक तरह से 72, और सी की कार्य क्षमता है 4 और बी की कार्य क्षमता है 3। सी की कार्य क्षमता है 4 और बी की कार्य क्षमता है 3। इसका मतलब क्या है कि सी एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी एक दिन में 3 काम कर सके। अगर मैंने दोनों से काम कराए तो काम हुए 7 और इन्होंने करे 8 दिन काम, तो कुल मिलाकर हो गए 56 काम। 56 काम खत्म, टोटल काम 72 थे, टोटल काम 72 थे, घटा दो, 12 में 6 गए 6 और 6 में से 5 गए 1, 16 काम बचे हैं। 16 काम बचे हैं किससे कराने भाई, बी से कराने। किससे कराने भाई, बी से, और बी एक दिन में 3 काम करें, तो जो समय लगेगा 3 5 15, 5 सही 1/3 दिन का यहाँ पे क्या लगेगा भैया, समय लगेगा। अगर वो कुल समय पूछ लेता तो इसमें 8 दिन और जोड़ देते, तो 8 5 13 सही 1/3 आ जाता, लेकिन यहाँ पे केवल शेष काम की बात कर रहा। 41वां क्वेश्चन देखो क्या है, ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में कर सकता है, मतलब 75 में ए करेगा और 75 में ही बी करेगा। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम जो है छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये हमें देखना।
देखो भाई, ए जो है इस काम को 75 दिन में कर सके और बी भी इसे 75 दिन में कर सके। ए 75 दिन में कर सकता है और बी भी 75 दिन में। अब इसमें तो एलसीएम लो या ना लो कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि एलसीएम भी कितना आ गया 75। अब 75 से 75 को भाग करा, एक आया और यहां पे भी एक। इसका मतलब क्या है कि ए भी एक दिन में एक काम करे और बी भी एक दिन में एक ही काम करे। ठीक है, अब यहां पे जो बात है, उसने कहा जो शेष काम बचा वो बी ने 23 दिन में करा। तो 23 दिन में बी ने कितना काम करा? 23 दिन का बी का काम 23 ही हो गया। एक दिन में एक काम करे तो 23 दिन में 23 काम हो गया। 75 काम टोटल थे, उसमें से 23 काम बी ने करे अकेले ने। 23 काम बी ने करे तो जो बचे वो कितने बचे? 52 काम। भाई 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 2 गए 5। अब ये करे ए और बी दोनों ने, क्योंकि शुरुआत में दोनों ही काम कर रहे थे। ठीक है, तो 52 बटे क्या करना पड़ेगा? वो ए की कार्य क्षमता 1 है और बी की भी 1 है, 1 और 1 2। तो 26 दिन तक इन दोनों ने काम करा। लेकिन उसने पूछा ए ने कितने दिन काम करा, तो जितने दिन दोनों ने काम करा उतने दिन ए ने काम करा। इसका मतलब इसका उत्तर क्या आ जाएगा? वो 26 दिन ही आना। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है भाई? एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया है और फिर 10% बढ़ा दिया गया है, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है ये बताना। सपोज करो स्टार्टिंग में कीमत 100 रुपए थी, तो इन्होंने क्या करा, पहले 25% बढ़ा दिया। अब बढ़ाओगे तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, 125 बटे 100 लिखे, 125 बटे 100 लिखे। ठीक है, फिर इसने 20% घटा दिया तो 100 में से घटा के लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे 80 बटे 100, 80 बटे 100। और फिर इसने 10% बढ़ा दिया तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 110 बटे 100, 110 बटे 100। तो यहां पे देखो 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो भी गई, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 और 11 दो शाम 110। तो जो 100 का माल था वो 110 का जा रहा है। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी कुल मिलाकर? 10% की वृद्धि होगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा भाई? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा? क्रम से 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ। पहली चाय है 180 रुपए किलो वाली, पहली चाय है 180 रुपए किलो वाली, और दूसरी है 280 रुपए किलो वाली। ठीक है, लेकिन जो वो बेच रहा, इन्हें मिक्स करके बेच रहा, तो 320 रुपए के हिसाब से बेच रहा, लेकिन उसमें 20% का लाभ। पहली बात, जब एलिगेशन लगे, मिश्रण लगे, तो वो एक संख्या से कम और एक से ज्यादा हो गए। अब यहाँ 320 रेट दे रखा, वो दोनों से क्या हो रही? ज्यादा है, तो लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां से पहले इसमें से जो 20% का लाभ है वो हटाना पड़ेगा। तो 120% बराबर जो है वो किसके है? 320 के। किसके हैं? 320 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा भाई? वो जाएगा सीपी के, कॉस्ट प्राइस के, मतलब क्रय मूल्य के। अब यहां पे देखा हमने क्या हुआ भाई? 0 से 0 गया। ठीक है, अब यहां 4 से काट दिया, 4 दिया 12, 4 से काट दिया हमने, 4 अठे 32। तो जो सीपी आया वो कितना आया भाई? 800 बटे 3, 800 बटे 3 आ गया। 100 की उधर गुणा कर दी और 3 से हमने भाग कर दिया। ठीक, तो 800 बटे 3 आ गया। अब बटे 3 को उठा के मैंने क्या करा? 3 से यहां गुणा कर दी। बात एक ही है, या तो मैं पहले गुणा कर लूं या बाद में एलसीएम लेता फिर उससे अच्छा आया कि पहले गुणा कर लूं। तो ये हो गया 540 और ये हो गया 28 या 84 840। ठीक है, अब देखो यो तो कम पड़ गया, ये हो गया ज्यादा। अब एलिगेशन लग जाएगा, अब मिश्रण लग जाएगा। जो बचा 40, जो कितना बचा इसमें से घटा दो, 0 6 और 7 में से 5 गए 2, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 और यो घटा कितनी बार? 13 बार। तो इसका जो अनुपात आ गया वो 2:13 आ जाएगा।
2:13 है, इसका एक तरह से सही जवाब होगा जो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्या है, ए और बी की गति की जो दर है उनका अनुपात 2:3 है। यदि ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगते हैं तो ए गति को दोगुना कर दें तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ए और बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो दर है, मतलब जो चाल है, जो गति है, उसका अनुपात 2:3 है। चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होगा, इसका मतलब समय का अनुपात अगर मैं निकाल दूं, समय का अनुपात निकाल दूं तो 3:2 हो जाएगा। समय का अनुपात निकाल दूं तो 3:2 हो जाएगा। अब उसने कहा जो समय लग रहा है, जो समय की बात कही, ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट ज्यादा लग रहे, और यहां कितना ज्यादा लग रहा, 1। तो ए की बराबर किसके हैं, 15 के, और 3 बराबर किसका जाएगा, 1। इसका मतलब उसे लगने चाहिए 45 मिनट। जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी उसे लगते 45 मिनट। अब इसने अपनी चाल डबल कर दी, अब इसने अपनी चाल दुगनी कर दी। जो भी चालती हो, यो 1 किलोमीटर से जा रहा तो 2 कर दी, 10 से जा रहा था तो इन्हें 20 कर दी, 20 से जा रहा था 40 कर दी, 50 से जा रहा था 100 कर दी। मतलब जो भी इसकी चाल थी उसकी डबल कर दी। तो बताओ समय पे क्या अंतर पड़ेगा, समय पे क्या अंतर पड़ेगा। ये तो मोटी सी बात है, जिसमें बिल्कुल मोटा दिमाग है वो भी इस बात को बता सके। चाल डबल होगी तो समय आधा लगेगा, समय आधा लगेगा। तो यहां पे अगर मैं चाल दुगनी कर रहा हूं तो जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45/2, मतलब 22.5 मिनट। 22.5 मिनट यहां पे इसका आंसर हो जाएगा, जब वो चाल जो है क्या कर रहा भैया, डबल कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर से 6 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर फॉर्मूला लिख लो बस, एक फॉर्मूला इसके लिए भी सही। क्या हुआ भाई, ये होता है तुम्हारा n1 - 1 बटे कितना, r1 बराबर n2 - 1 बटे r2। अगर दे रखी तो दर तो नीचे r1 r2 कर दो, नीचे दे रखा समय तो t1 t2 कर दो। उसने कहा 3 गुना, तो 3 में से 1 घटा दो, 2। दर कितनी थी भैया, 5%। करना 6 गुना, तो 6 में से 1 घटा दो, 5। दर बतानी है तो कर दो भाई दर। r2 बराबर 5 × 5 = 25 बटे 2 का मतलब 12.5% जो है जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो भाई, क्या है, सेवा से सेवानिवृत्त एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर होगी। मतलब जो भी 3 साल का एवरेज बैठेगा उसका आधा कर देंगे और वो उसकी पेंशन बन जाएगी। उसका 1/1/1983 को वेतन जो था वो 380 रुपये प्रति माह था। 1/10/83 को और 1/10/84 को, 1/10/85 को 40 रुपये की वृद्धि हुई इसमें। तो वृद्धि के बाद यह 1/1/86 को सेवानिवृत्त हो गया, तो वह प्रति माह कितनी पेंशन पाएगा, ये बात हमें करनी है। देखो भाई, 1/1/83 से लेकर 1/10/83 तक उसकी तनख्वाह सेम रही। मतलब 1/1 से लेकर और 9/30 तक मान के चलो, क्योंकि 1/1 को इंक्रीमेंट लगेगा तो केवल 9वें महीने तक उसकी तनख्वाह रही। तो ये बने 9 महीने, और इनमें जो तनख्वाह रही 9 महीने में जो तनख्वाह रही वो रही 380। अब जैसे 10वां महीना शुरू हुआ 40 रुपए की इंक्रीमेंट लग गया, बढ़ेगी उसकी, तो यहां होगी 420 रुपए तनख्वाह। लेकिन जो 420 रुपए जो तनख्वाह चली वो चली 1/10/83 से, ध्यान दो, 1/10/83 से 1/10/84 तक, पूरे 12 महीने। तो ये 12 महीने का हिसाब हो गया। अब जैसे ही यो 1/10/84 आया, 40 रुपए और बढ़ गए, तो ये हो गया 460। अब ये 460 कब तक चले, 1/10/84 से 1/10/85 तक, तो यहां फिर 12 महीने होंगे, 1 साल की बात होगी। ठीक है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट लगा 40 रुपए का, तो हो गए 500 रुपए। अब ये जो 500 रुपए चले वो 10वें महीने में, 11वें महीने में और 12वें महीने में, और 1 तारीख को वो अगले महीने की रिटायर हो गए, मतलब उस महीने तो कुछ नहीं मिला उसे।
जब पहली तारीख को रिटायर हो रहा, तनख्वाह तो पूरे महीने की मिले, एक दिन की थोड़ी मिले, पहले दिन ही रिटायर हो गया, तो 3 महीने का हिसाब यहां पे है। अब अगर इनका रेशो बना दो तो यो 1 आ गया, यो 4 आ गया, यो 4 आ गया और यो 3। ठीक है, अब यहां पे जो बात करेंगे, देखो अगर अब मैं इसे मान लू 3 महीने, ये 4 महीने, ये 4 महीने और ये 1 महीने का हिसाब है। ठीक है जी, तो यहां पर टोटल कितने हो रहे? 12 महीने हो रहे एक तरह से। अब यहां पे जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही? 40 रुपए की वृद्धि हो रही। 4 महीने में कितनी हो जाएगी? 160 रुपए की वृद्धि हो जाएगी एक तरह से टोटल वृद्धि। यहां पे कितने की वृद्धि हो रही भाई? 80 की वृद्धि हो रही यहां से। ठीक है, और 4 से गुणा कर देंगे तो 320 की वृद्धि। और यहां कितने की वृद्धि भाई? यहां कितने की वृद्धि? यहां फिर से कितने को भैया? 120 की, और गुणा कर देंगे हम 1। ठीक है, तो है 120 आ गया, 120 आ गया। तो अब यहां पे देखेंगे जी इसका मंथली एवरेज क्या बनना? 160 प्लस कितना आया? 320 प्लस 120 बटे कर देंगे हम 12, तो आया 380 प्लस 0, 6 2 8 और 2 10 हासिल को 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6, और ये हो गया 12 पंजे 60। तो जो टोटल इसका ऑन एवरेज जो बना वो बना 430 रुपए। 430 रुपए बन गया, एवरेज बन गया। पिछले 3 साल की जो सर्विस थी उसका औसत वेतन इतना आ गया। और जो पेंशन बनेगी वो इसकी अवधि बनेगी। तो पेंशन जो बनेगी उसकी 215 रुपए की बनेगी। 215 रुपए इसका सही जवाब हो जाएगा। 215 देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है इसने? बी ऑप्शन में दे रखा, 215 ही सही जवाब है इसका। ठीक है, इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 47, 47 की बात करेंगे भाई। यदि किसी संख्या का 70% दशमलव 35 है तो उस संख्या का 120% कितना है? 70% बराबर है 0.35, तो 120% बराबर किसके हैं वो देख लेंगे। यहां पर हम बता देंगे। ठीक है भाई, अब यहां पे क्या कर सके हम? यहां पे हमने क्या करा? ये 2 जीरो लगा के हमने ये पॉइंट हटा दिया। 35 से कम 35, 35 दूनी 70, ये 200 हो गया। 0 से 0 गई, तो यहां पे कितना आया भाई? यहां पे कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा 12/20, 12/20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर काट दे 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 5 छंग हो जाएगा 30। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.6। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें भाई, क्या है? एक व्यापारी ने 25% लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित पर उसने 16% की छूट दी। वास्तविक लाभ बताना। मतलब जो चीज 100 रुपए की थी उस पर लिखी दिया इन्हें 125, अब इस पर 125 पर 16% की छूट दे दी, तो 16% का मतलब 84% रह गया। 84/100 कर दिया। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 पंजे 105। तो यहां कितना रह गया भैया? 5% का लाभ। वास्तविक लाभ कितना रह गया? 5% का रह गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 40 रन था। उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। मतलब जो कम रन बनाए सबसे, उनसे जो सबसे ज्यादा रन बनाए वो 100 रन ज्यादा है। मतलब सपोज करो किसी पारी में 0 रन बनाए, तो एक पारी ऐसी भी रही जिसमें 100 रन बनाए, या एक पारी में जो सबसे कम रन बनाए उसमें 10 रन बनाए, तो फिर जो सबसे ज्यादा वाली पारी थी उसमें 110 रन बनाए, या सबसे कम उसने 50 रन बनाए तो 100 ज्यादा बनाए तो 150 बनाए होंगे। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हटा दें तो 28 पारियों का औसत 38 है। इसके सबसे कम जो रन थे वो बताने हैं। तो जो भैया 30 पारी थी इनका औसत 40 था, इसमें से घटा दो जो 28 पारी है उनका औसत है 38। अब सबसे कम रन तो हो गए x, और जो उससे सबसे ज्यादा रन है वो हो गए x + 100।
क्योंकि इससे जो सबसे कम रन थे उससे 100 ज्यादा बनाए इसमें। अब यहां हल कर दो इसे, ये आ गया 2x प्लस 100 बराबर 4×3 = 12, तो 1200 बन गया। अब 28 की और 38 में गुणा करेंगे। 28 की 38 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 × 2 64 का 4 का हासिल कुछ है, 8 दूनी 16, 8 × 24, 16 24 40 और 6 46 का 6 का हासिल को 4 और 3 दूनी 6 और 4 10। तो ये जो बना वो 1064 बना, 1064। इसको धर ले जाओ तो 1200, 100 इसके साथ और मिल गया तो 1164 हो गया। तो कुल मिला के 1200 में से 1164 गए तो कितने बचेंगे, 36। 36 64 100 हो तो 36 बचे। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 36/2 मतलब 18। जो उसने सबसे कम रन बनाए ना वो 18 रन बनाए। तो सबसे ज्यादा रन अगर वो किसी शिफ्ट में पूछ ले तो तुम्हें क्या करना था, उसमें जितने वो सबसे ज्यादा रन का अंतर है वो जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 100 का अंतर था, सबसे कम और सबसे ज्यादा का, तो सबसे ज्यादा रन पूछता तो 100 बढ़ा दो 118 हो जाते, लेकिन सबसे कम पूछे तो 18। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन माना जाएगा एक तरह से। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़े को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। मतलब वो 2000 पीस बेचेगा लेकिन 50 रुपए पीस बेचेगा। उसके अनुमान के अनुसार 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं, तब भी वह 25% का लाभ कमा लेता है। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया जाए तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ, ये बताना। अब देखो जो 2000 टुकड़े थे वो 50 रुपए टुकड़े के हिसाब से जाने थे, तो कुल मिलाकर ये जो माल हो गया इसका वो 1 लाख का हो गया। 50 मतलब उसने कहा 5% गुणवत्ता में फेल हो गया, क्वालिटी टेस्ट हुआ उनका, बेकार प्रोडक्ट था, 5% रह गए बाहर। तो इसका मतलब 1 लाख का नहीं बिका, माल कितने का बिका, 95। ठीक है। अगर यहां तक बात होती तो उसने कहा तब भी वह 25% लाभ कमाया होता उसने। ये जो 95,000 है ना, ये 25% लाभ सहित है, मतलब ये 125% के बराबर। क्रय मूल्य पर मतलब सीपी पर अगर मुझे जाना तो 100% देखना पड़ेगा मुझे कितना है, 100% देखना पड़ेगा मुझे कितना। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटा हमने 19,000 आया। जो क्रय आया 19 चौक 76,000 रुपये आया। जो क्रय मूल्य आया वो 76,000 रुपये आया। यहां तक की बात आ गई। अब मैं क्रय मूल्य पे जा लिया। अब उसने दूसरी कंडीशन दी, अब उसके क्या हो गए, गुणवत्ता में 50% फेल हो गए। अब गुणवत्ता में 50% फेल हो गए। जो 1,000 का माल था वो, सॉरी 1 लाख का माल था, वो कितने में जा रहा जा, उसका जो माल बिकेगा वो 50,000 का ही तो बिकेगा भाई, 50,000 का ही बिकेगा माल। तो उसे चाहिए हानि, कितने रुपए की हानि होगी, कितने रुपए की हानि होगी, 2600 रुपए की हानि होगी। क्योंकि उसका तो कॉस्ट प्राइस 76,000 रुपए था। 76,000 से जितना भी नीचे आ जाएगा वो उसका नुकसान ही है, 76,000 से जितना भी ऊपर चला जाएगा वो उसका लाभ है। तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आया 51वां क्वेश्चन। उसने कहा एक कार को 6400 रुपए बेचने पर भी श्री राव को 20% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताना। 20% की हानि हो रही, इसका मतलब 80%, 80% बराबर 6400 के हैं, 100% बराबर क्रय के हो जाएगा। तो 8 × 2 64, तो क्रय मूल्य क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए क्या बना, 8,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, क्या है, एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है तो कुछ नुकसान होता है। यदि वह 580 रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि से दुगना होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो 460 रुपए में बेचने पर हानि हो रही, तो मान लिया x रुपए की हानि है, तो इसे जोड़ दूंगा तो कॉस्ट प्राइस हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। हानि में अगर मैं विक्रय मूल्य को जोड़ दूंगा तो क्रय मूल्य बन जाएगा, और अगर विक्रय मूल्य में से मैं लाभ घटा दूं तो भी क्रय मूल्य होगा। लाभ घटेगा और हानि जुड़ेगी, लाभ घटेगा और हानि जुड़ेगी, और जो लाभ है वो हानि से डबल है। तो इन्हें इधर ले आओ, तो 2 और 1 3x, 580 में से 460 गए 120,
3 चौक 12, तो ये आ गया 40। कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो मर्जी तुम्हारी, चाहे इधर मान रखो चाहे इधर मान रखो, इधर ही रख दो। तो 460 प्लस 40, तो कितना रुपए आ गया? 500 रुपये। एक तरीका तो यो है। अब दूसरा तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन को करना, क्रय मूल्य निकालना हमें। तो हम क्या करेंगे, जो जो इसने दे रखा वो लिख दो, 460 और 580 दे रखे हैं, ठीक है, 460 580। उसने कहा जब मैं 460 में बेच रहा तो जितनी हानि हो रही 580 में बेचने से उससे डबल लाभ हो रहा। तो जो इसके साथ हो रहा काम वो तो कर दो तुम, इसके साथ दुगना तो करो इसका। भाई ये दुगना होता तो ये तो सिंगल ही था, इसका मतलब इसके पास एक था, एक की गुना यहां कर दो, इन दोनों को दो जोड़ो और 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इसे रख दो नीचे। तो आ गया 0 और ये आ गया 46 दूनी 92, ये आ गया 580 बटे 3, कुल मिला के हुआ 1500 बटे 3 का मतलब 500 रुपये। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कौन से तरीके से बढ़ाना चाह रहे हैं, तुम कौन से तरीके से करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 53। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर 16 घंटे में और धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल बतानी, नाव की चाल बतानी। अब एक बात बताओ कि विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर जा रही और घंटे लग रहे 16, 80 किलोमीटर जा रही 16 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जाओगे भाई? 16 पंजे 80, सीधा से हिसाब है, 16 पंजे 80। तो ये क्या आई? 5, यो 5 आई इसकी चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई विपरीत दिशा में। अब धारा की दिशा में क्या हो रहा? 72 किलोमीटर 12 घंटे में जा रही है। 72 किलोमीटर 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जाओगी? 72 बटे 12, 12 6 72, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी धारा की दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में चाल प्लस धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल प्लस धारा की दिशा में चाल, और बटे 2 कर दो, नाव की चाल आ जाएगी। अच्छा, कल को तुम्हें पूछ ले धारा की चाल, तो बीच में माइनस करना, बस बीच में माइनस करना। उसमें क्या है, जो धारा के साथ चाल है, जो बड़ी चाल है वो पहले ली जाएगी, छोटी बाद में ली जाएगी, बटे 2 करना। तो यहां अगर धारा की पूछता तो 6 में से 5 गए, 1 बटे 2 मतलब आधा किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। क्वेश्चन नंबर 54 देखो भाई क्या है। एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और वह पाता है कि उस अपना भैया थोड़ा सा धुंधला सा आया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 54 को देखो क्या है। एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और वह पाता है कि उसका धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दुगना है। धारा की गति हमें बतानी। देखो, एक तरफ उसे अगर वो धारा के साथ 1 घंटे में जा रहा तो धारा के विपरीत दिशा में वो 2 घंटे में जा रहा। यदि शांत जल में किसकी चाल दे रखी? व्यक्ति की चाल दे रखी। अगर व्यक्ति की चाल निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दो, और धारा की चाल निकालनी इन दोनों को घटा दो। ठीक है जी, धारा की चाल निकालनी इन दोनों को घटा दो। तो यहां पर हो गया, अगर व्यक्ति की चाल देखो तो 3 और धारा की चाल होगी 1। व्यक्ति की चाल दे रखी 22.5, 22.5 का मतलब 22 दूनी 44 और 1 45 बटे 2, और धारा की हमें चाहिए तो निकाल दो भाई 15 बार। तो धारा की अगर मैं बात करूं तो धारा बराबर हो जाएगी 15 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें क्या है। 1 बटे 2, 2 बटे 3, 3 बटे 4, 4 बटे 5 का HCF निकालना, में से निकालना। 1 बटे 2, 2 बटे 3, 3 बटे 4 और 4 बटे 5 का HCF। जब बटे की बात हो ना तो अंश का तो लेस में से निकलेगा, मतलब जो चीज निकल मारा क्वेश्चन में वही अंश का निकलेगा, और हर का दूसरी चीज निकलेगा दोनों चीज लेस और में से। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा कि 1 2 3 4 का तो निकलेगा HCF मतलब में से, और 2 3 4 5 का निकलेगा LCM। लगातार संख्याएं दुनिया की कोई आ जा, दुनिया की लगातार कोई भी संख्या आ जा, उनका HCF हमेशा 1 है।
उनका एचसीएफ हमेशा एक है। कुछ सोचने समझने वाली बात है ही नहीं। ये तो बहुत छोटी छोटी अगर निकाल लोगे तो भी निकाल लोगे, बड़ी भी आ गई ना तो वहां भी दिमाग नहीं लगाना, दिमाग को घर रख कर जाओ, जिससे तुम एचसीएफ निकाल लोगे वो डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, अब एलसीएम की बात है तो 2 ने 4 को काट दिया, इसका मतलब 2 इस क्वेश्चन में हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अब 3, 4 और 5 का हमें क्या लेना, एलसीएम लेना। 3, 4 और 5 का तो लगातार संख्याएं गुणा कर दो बस, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, तो इसका उत्तर आ गया 1/60। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, क्या है, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं, तत्पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात करो कि शुरू में कितने सचिव थे, बता दो। देख तो एक तो है वरिष्ठ अधिकारी, एक तरफ तो है वरिष्ठ अधिकारी और दूसरी तरफ है सचिव। उसने कहा शुरू में क्या हुआ, 15 सचिव जो है वो छुट्टी पर चले गए। 15 सचिव जो हैं वो छुट्टी पर चले गए, तो उसने कहा प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 अधिकारी हैं, मतलब एक सचिव है तो अधिकारी कितने हो गए, 2 हो गए। इसके बाद उसने कहा यदि उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले गए, यहां से 45 चले गए, ठीक है, तत्पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं, मतलब यो 1 रह गया तो ये 5 हो गए। ठीक है, ये 5 हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से हल करना, शुरू से नहीं हल होने का, लास्ट से हल होगा। अब देखो यहाँ 5 सचिव है लास्ट में, सचिव थोड़ी ना गया बाद वाली कंडीशन में, इसका मतलब यहां भी 5 ही थे, तो मुझे ये और ये संख्या तो बराबर करनी पड़ेगी। जब मैं बराबर करूंगा तो यहाँ कितने हो गए भैया, 5 से गुणा करते ये तो 5 हो गए, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10। इसका मतलब यहां अगर 5 सचिव थे तो 10 वरिष्ठ अधिकारी थे, और यहां पे कितना बच गया, 1, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 9। इसका मतलब जो जाने वाले थे 9 और यहां जाने वाले कितने दे रखे, 45, तो 9 बराबर जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा भैया, 45 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 5 के, 1 बराबर 5 के हो गया। अब मतलब इनकी संख्या चाहिए तो मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां कितने हो रहे, 5, यहां हो रहे 10, मुझे सचिव पे जाना तो 5 की 5 में गुणा कर दो। अगर अधिकारी पे जाना होता तो 10 की 5 में गुणा करता। मुझे सचिव पे जाना तो सचिव हो गए 25 और 15 छुट्टी पे गए, तो टोटल कितने थे स्टार्टिंग में, 40, और ये उत्तर है। ठीक है, तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था यो, जिसे सोचने पे मजबूर करा हुआ जो बच्चे हैं मोस्टली छोड़ के ही आए होंगे, नहीं तो सोच के इतना करना पड़ा होगा उन्हें, जिन्होंने मतलब थोड़ा सा डीप पढ़ रखा इस क्वेश्चन को वही कर पाए होंगे। नॉर्मल बच्चा ने अवॉइड करा होगा क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे इसमें एक वो वाला क्वेश्चन आया तुम्हारा वेतन वाला है, पेंशन वाला क्वेश्चन, एक यो आ गया, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहे जो कहीं ना कहीं पेपर को ऐसा लगा होने एकदम से 2-4 क्वेश्चन आते हैं कि भाई पेपर हार्ड हो लिया। तो इसका अंतर बहुत ज्यादा नहीं पड़ने का। मेरिट पे जो है, जो 23 की फर्स्ट और सेकंड में, भाई 23 की फर्स्ट उन्हें कुछ नहीं पता, 23 की सेकंड वालों को पता तो लग गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन हार्ड दे दिए, तो जो पहले दिन की मेरिट आओगी ना वो दोनों की लगभग सेम आओगी। उतने पे ही पहली शिफ्ट की मेरिट आओगी और उतने पे आओगी दूसरी शिफ्ट की मेरिट। 23 की बात करें, 24-25 का उसमें थोड़ा सा खेल अलग है। अब यहां पे देखो जी, अगला क्वेश्चन देखो 57वां, उसने कहा 285, 510, 1440 कम ऐसा है बताना है। अब इसे मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा। ए ऑप्शन 14 है, बी ऑप्शन 15 है, सी ऑप्शन 16 है और डी ऑप्शन 17 है। बिना कुछ करे मैं इस पर निशान लगा सकूं 15 पे, क्यों, यू आ रही 285, 285 किससे कटेगा, जिसमें 5 लास्ट में आ रहा तो वो उससे कटेगा जिसमें 5 लास्ट से आ रहा। तो लास्ट में 5 इसमें आ रहा तो पहले मैं इसी से चेक करूं, बाकी को जो है मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है इसको। बाकी फिर भी मैं यहां सबसे काट के देख लूं पहले 285 किस किस से कट रहा। 14 दिन में 28 नहीं कट रहा, छोड़ दो। 15 एकम 15, 13 बचे, 15 निम्न 135 कट गया। 16 एकम 16, कितने बचे 12, 115 कहीं नहीं आता पाड़े में 16 के में। 17 एकम 17, 115 कहीं नहीं आता, तो यही बचा। बाकी काट के देख लियो, बता दियो।
कि ये जो है कट रही है नहीं कर रहे, तुम भी कमेंट करके बता सको कि वास्तव में इसका जब हमने पूरी कैलकुलेशन करी तो इसका जो आया है HCF वो 15 ही आया या कुछ और आया, काट के देखो पहले, उसके बाद बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या है, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति की 50% अधिक है। मतलब एक तरफ अगर धारा की विपरीत दिशा में इसे जो समय लग रहा, चाल की बात कर रहा ना, नाव की गति, हाँ चाल की बात कर रहा, चाल की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक तरफ अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जा रही है तो धारा की दिशा में इसकी क्या हो जाएगी 150। धारा की विपरीत दिशा में 100 है तो धारा की दिशा में 150 किलोमीटर उतने ही समय में जाओ। 50 या 150, 50 दूनी 100, मतलब इनका जो अनुपात आया 3:2। अगर मुझे बराबर 18 तो 3 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 27, 3 बराबर हो जाएगा 27, 2 में 18, 9 3 27, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसने जो पूछा है वो पूछ ली धारा की गति, धारा की गति निकालनी है। अगर हमें धारा की गति निकालनी है, अगर हमें धारा की गति निकालनी तो दोनों को जोड़ के बटे 2 तो तब करें जब नाव की गति निकालनी हो, और धारा की निकालनी हो तो दोनों घटा दो। तो 27 में से 18 गए 9 बटे 2 कितना हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 99 में 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है भैया होता है 1/2 लंब गुणा आधार, तो 2 चौक 8 और 16 चौका मीटर स्क्वायर जो है वो इसका उत्तर आया। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 103, उसे भी ले लो भाई। 103 क्या है, एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है और खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर की औसत चाल बतानी। औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो 400 होगी, 201 और 201। समय की बात करें, पहले जो 200 चला वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और अगले 200 चला वो चला 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। 50 चौका 200, यहां हमने काट दिया 40 दूनी 80 और 40 पंजे 200, तो अगर 400 बटे जो गया 2.5 और 4 6.5, ठीक है जी। पॉइंट हटा दिया हमने, यहां काट दिया हमने 5 से, 13 बार कटा, 5 से काट दिया 800 बार कट गया, 800 बटे 13 आ गया, 800 बटे 13 आ गया। भाग करो भाई, 13 6 78, कितने बच गए 2 20 हो गए, 13 काम 13, तो 61.53 पहले ऑप्शन में दिया, वही हमारा उत्तर बन जाएगा। 111वां क्वेश्चन जो है यो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। क्या है भाई, निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय पर प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसने कहा यदि पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है और अंकित मूल्य 280 है तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। कागज की लागत पूछना, अंकित मूल्य 280 दिया और उसने कहा 40% ज्यादा है, तो इसका मतलब 140% है, तो जो 100% होगा वो क्रय होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, तो हो गया 2 बार कटा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 200 रुपए। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा था उसने कहा कागज की लागत, और कागज की लागत इसने जो पाई चार्ट में दी है वो 25% दी, तो कागज की लागत कितनी हो जाएगी भाई 200 का 25%, 25 दूनी 50, जो आ गया इसका उत्तर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन।